हेलो ऑल, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the observation and interpretation of radiation emitted and absorbed by atoms and molecules, and hence provide the information अबाउट देयर स्ट्रक्चर। तो बेसिकली है क्या यहाँ पे, सपोज आपके पास कोई एक मटेरियल है, ठीक है, इधर से रेडिएशन आया, रेडिएशन क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा मैटर के साथ में। मैटर के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो हो सकता है ये रेडिएशन इसमें एब्जॉर्ब हो जाए या यहाँ से पास हो जाए। तो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ से मतलब बहुत ढेर सारे रेडिएशन आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के। जो रेडिएशन यहाँ पे मैटर के द्वारा, मैटर आपके पास जो है उसके द्वारा जो एब्जॉर्ब हुआ है रेडिएशन, वो यहाँ पे तो नहीं मिलेगा। मान लो ये वाला एब्जॉर्ब हुआ तो ये वाला नहीं मिलेगा यहाँ पे। सो दो एमिटेड हो गए और एक एब्जॉर्ब हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब है कि इस रेडिएशन की इंफॉर्मेशन से हम क्या बता सकते हैं, बेसिकली इसके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि मैटर का स्ट्रक्चर क्या होगा। मैटर बेसिकली क्या होगा, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो ये हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे ऑब्जर्व होगा। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये आपके पास एनर्जी लेवल है ना, एनर्जी लेवल है यहाँ पे इस तरीके से। सपोज हाइड्रोजन एटम का ही हम ले रहे हैं, तो होगा क्या, यहाँ से रेडिएशन आया तो इनिशियली सारे एटम्स यहाँ पे होंगे ग्राउंड स्टेट में। जैसे ही रेडिएशन आया तो ये एटम रेडिएशन को एब्जॉर्व करके हो सकता है यहाँ आ जाए, ये वाला एब्जॉर्व करके हो सकता है ऊपर चला जाए, ये वाला एब्जॉर्व करके भी यहाँ आ सकता है, ये वाला यहाँ आ सकता है और ये वाला यहाँ आ सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और ये सभी को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो हमें पता है कि एटम एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁻8 सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रहेगा, यानी इस स्टेट में 10⁻⁻8 सेकेंड रहेगा। फिर नीचे आएगा एक रेडिएशन यानी एक फोटोन को एमिट करेगा, फिर यहाँ से ये वाला नीचे आएगा, फिर ये फोटोन को एमिट करेगा, है ना, एंड सो ऑन। तो अगर हम इस रेडिएशन के लिए बात करें कि मान लो एनर्जी E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, तो ये जो फोटोन एमिट होगा इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी E2 माइनस E1, एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 हो जाएगी। तो ये एक बेसिक आइडिया हुआ। तो ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन में जो एटम है, तो बेसिकली एटम एक्साइटेड होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है। तो एटम एक्साइटेड होगा, उसका इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकेंड एनर्जी स्टेट में गया, तो वहाँ पे 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहेगा, नीचे आएगा रेडिएशन एमिट करेगा। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे पास, रेडिएशन कैसे एटम्स में एब्जॉर्ब होता है और कैसे रेडिएशन एमिट करता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स। बेसिकली एटम की बात हमने यहाँ पे की। ओके, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या निकाल सकते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बता सकते हैं। तो एक इसका बेस्ट यूज है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके द्वारा ओरिजिनेट हुई थी, तो इसका श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है न्यूटन को। न्यूटन ने क्या किया, एक प्रिज्म लिया और दिखाया कि प्रिज्म से, तो जी आपके पास प्रिज्म है, तो यहाँ से जब लाइट जाएगी तो ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट करेगा, है ना। ये प्रिज्म है, इधर से लाइट आई तो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट करेगा, सॉरी नॉट डिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट करेगा यानी अपवर्तन करेगा। तो रिफ्रैक्ट्स ब्लू लाइट, जो प्रिज्म है वो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट्स ब्लू लाइट मोर देन रेड लाइट। तो इसलिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टार्टिंग माना जाता है वो न्यूटन से माना जाता है। वेव नंबर एक क्वांटिटी होती है, इसमें वेव नंबर का मतलब क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इन वैक्यूम। वैक्यूम में अगर आपके पास वेव जा रही है तो इस वेव का कुछ वेवलेंथ होगा, इस वेव की वेवलेंथ जो वैक्यूम में है का जो रेसिप्रोकल होगा,
उसी को बोलते हैं वेव नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग न्यू बार से, जो कि बेसिकली क्या होता है 1/वेवलेंथ। द ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड टू स्टडी द स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन कौन से ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है? एक लाइट सोर्स चाहिए, एक डिस्पर्सिव डिवाइस चाहिए, एंड एक रिसीवर चाहिए। ठीक है, अब रिसीवर आपका आईपीस हो सकता है या कैमरा हो सकता है। तो सपोज यहाँ से रेडिएशन आया, ठीक, मान लो ये आपके पास क्या है, कॉलीमीटर है, बेसिकली लेंस है ये। तो इस रेडिएशन को ये जो लेंस है क्या करेगा, फोकस करेगा। ठीक है, फोकस किस पे किया, मान लो हमारे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म भी यूज कर सकते हैं, ग्रेटिंग भी यूज कर सकते हैं। तो ये लाइट सोर्स जो है, इसमें जो डिफरेंट कलर हैं, इसको क्या करेगा, प्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या है, लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ को डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्पर्स करता है। तो ये इस तरीके से विबग्योर है ना, रेड ऊपर रहेगा, फिर इसके बाद आएगा ये विबग्योर से करेगा रेड, फिर ऑरेंज होगा, फिर येलो होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर आपके पास ब्लू होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो बेसिकली ये प्रिज्म का काम क्या होगा, जो आपके पास लाइट सोर्स लाइट आ रही है उसके डिफरेंट कलर, जिस डिफरेंट कलर इस लाइट में है उसको अलग कर देना। अब मान लो यहाँ पे आपने सैंपल रख दिया जिसका आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी करना है। तो ये सैंपल क्या देखा, डिफरेंट लाइट आ रही है। डिफरेंट लाइट होने का मतलब है डिफरेंट वेवलेंथ, इसका डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट। तो ये सैंपल क्या करेगा, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ वेवलेंथ को एमिट कर देगा। यहाँ पे हम एक डिटेक्टर लगा देंगे जिसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की गई है और कौन सी वेवलेंथ एमिट करी। तो यहाँ पे हमें कौन सा मिलेगा, जो वेवलेंथ इसने एमिट कर दिया, जिसको ये सैंपल जो है एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। तो हमारे पास लाइट सोर्स है, फिर एक लेंस रहेगा और फिर प्रिज्म रहेगा। प्रिज्म से हम लाइट सोर्स को अलग अलग वेवलेंथ कर लेंगे, अलग अलग वेवलेंथ में क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। फिर हमारे पास एक मटेरियल होगा जिसका हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी करना है, उसको रख देंगे। तो ये मटेरियल कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ को रिफ्लेक्ट, कुछ को यहाँ से ट्रांसमिट कर देगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो डिटेक्टर लगाएंगे तो जो ट्रांसमिटेड होगा वो हमें पता चल जाएगा, और हमें फिर इससे कि कौन सा एब्जॉर्ब किया है रेडिएशन और कौन सा एमिट किया है, इस इंफॉर्मेशन से हम लोग इस सैंपल की स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। व्हेन एन एटॉमिक गैस और वेपर इज एक्साइटेड by passes of electric current, the emitted radiation after being dispersed by a suitable spectrometer becomes concentrated at a number of discrete wavelengths. Each of these wavelength components is called a spectral line, and the whole family of lines is called a line spectrum or atomic spectra. तो इसमें बेसिकली क्या कहा इन्होंने, व्हेन एन एटॉमिक गैस और वेपर इज एक्साइटेड। मान लो आपके पास गैस है, गैस को आपने क्या किया, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया। तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे पास करोगे तो डिस्चार्ज जनरेट होगा गैस में, और गैस में जब डिस्चार्ज जनरेट होगा तो बेसिकली गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। फिर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते वक्त वो फोटोन एमिट करेंगे, है ना, रेडिएशन क्या करेंगे, एमिट करेंगे। और अगर इस रेडिएशन को हम स्पेक्ट्रोमीटर पे डालें तो हमें पता चलेगा, स्पेक्ट्रोमीटर में हमें कुछ लाइन्स दिखाई देंगी। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, ऐसा डिवाइस जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करके हम लोग मटेरियल का स्पेक्ट्रो, जैसे यहाँ पे हमारे पास है ये डिटेक्टर, तो यहीं पे हम लोग एक स्पेक्ट्रोमीटर लगा देंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कौन सी लाइन एब्जॉर्ब हुई है और कौन सी लाइन एमिट हुई है। जो एब्जॉर्ब हुई रहेगी लाइन, वहाँ पे हमें ऐसे ब्लैक लाइन से मिल जाएंगी, है ना, और जो एमिटेड रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, ब्राइट लाइंस। तो अगर स्पेक्ट्रोमीटर लगा देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में गए, फिर वहाँ से लोअर एनर्जी स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट में आते वक्त कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ रेडिएशन को वो एमिट कर देंगे जो एब्जॉर्ब किए थे। ठीक है, तो अगर ये जो एमिटेड रेडिएशन इसको स्पेक्ट्रोमीटर पे डाला जाएगा तो क्या होगा, हमें डिस्क्रीट वेवलेंथ की नंबर ऑफ लाइंस दिखेंगी, और ये लाइन जो होती है इसी को हम बोलते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन। और पूरी लाइन की जो फैमिली होती है उसको बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा।
और सिंपल भाषा में समझने के लिए हम लोग चलते हैं ब्लैंक स्लाइड के ऊपर। तो सपोज हमारे पास क्या है, ये एनर्जी लेवल है ना, और नीचे से बनाते हैं, ये एनर्जी लेवल हो गया E1, E2, E3, फिर E4 हाइड्रोजन एटम का बना होगा, तो ऐसे डिस्टेंस कम होती जाएगी बीच की। E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया, E4 हो गया, E5 हो गया एंड सो ऑन। ठीक, तो मान लो आपके पास गैस था, ठीक है, गैस में आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जनरेट किया। ठीक है, ये प्लेट है, यहाँ पे किसी तरीके से हमने करंट पास कर दिया गैस में, ये गैस के मॉलिक्यूल हैं। तो होगा क्या, जैसे ही करंट गैस में पास करेगा तो यहाँ पे गैस में डिस्चार्ज जनरेट करेगा। बेसिकली क्या मतलब हुआ, गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे उनको आप एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करोगे। तो ये लोअर एनर्जी लेवल है, ग्राउंड स्टेट। जब कोई एनर्जी नहीं होगा गैस के मॉलिक्यूल का तो वो यहाँ पे रहेंगे, गैस के मॉलिक्यूल के जो एटम है। जैसे ही आपने करंट फ्लो कराया तो हो सकता है ये इस एक्साइटेड स्टेट में चला जाए एटम, हो सकता है ये यहाँ चला जाए, हो सकता है यहाँ आ जाए, हो सकता है यहाँ आ जाए। ठीक है ना। तो मान लें अगर कि ये वाला ऊपर गया है तो यहाँ 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहेगा, और जैसे ही 10⁻⁸ सेकेंड होगा ये एटम जो ऊपर गया था नीचे आएगा, और नीचे आते वक्त एक फोटोन एमिट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर पे लगाएंगे तो ये जो फोटोन एमिट हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग आपको एक लाइन मिलेगी। ठीक, सिमिलरली यहाँ से ये एटम जो गया है हो सकता है यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आएगा, ग्राउंड स्टेट में जब ये आएगा तो ये एक फोटोन एमिट करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन मिलेगी स्पेक्ट्रोमीटर में। सिमिलरली यहाँ से ये फोटोन मान लो यहाँ गया है, यहाँ फोटोन नहीं सॉरी मॉलिक्यूल या एटम है ना, एटम जो मॉलिक्यूल में है, तो वो एटम यहाँ से यहाँ गया 10⁻⁸ सेकेंड तक रहेगा, नीचे आएगा और फिर एक फोटोन एमिट करेगा। तो जो फोटोन एमिट किया है उसके करस्पॉन्डिंग ये एक लाइन मिलेगी। तो ये जो लाइन मिल रही है इसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रल लाइन, सॉरी इसको स्पेक्ट्रल लाइन बोला जाता है। और ये जो फैमिली ऑफ लाइन मिली है इस इस फोटोन के करस्पॉन्डिंग, इस फोटोन करस्पॉन्डिंग, इस फोटोन करस्पॉन्डिंग, इसको बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाएगा, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इसी को फिर लाइन स्पेक्ट्रम को ही आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा, अगर ये एटम के लिए हो रहा है, सपोज एटम है, एटम में आपके पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है फिर नीचे, एक्चुअल में जो एक्साइट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन ही एक्साइट हो रहा है। जब एटम एक्साइटेशन की बात होगी तो क्या होगा, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो रहा है। तो अगर हम सिंगल एटम की बात करेंगे तो इसी को हम बोल देते हैं, ये जो लाइन मिली है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, वन सेकेंड, वेयर वर वी, यस यहाँ पे। So each of these wavelength components is called, जो wavelength component मिला लाइन में उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन, and whole family of lines is called a line spectrum or atomic spectrum। ठीक, ओके। तो ये जो लाइन हमें मिली थी इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लाइन की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ऐसा नहीं कि सिंपल स्पेक्ट्रोमीटर में लाइन मिली इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं, सिंगल लाइन है, नहीं, इसकी प्रॉपर्टी होती है। उसमें से कुछ लाइन एक ग्रुप बनाएंगी, फिर कुछ लाइन मिल करके दूसरा ग्रुप बनाएंगी, फिर कुछ लाइन मिल करके तीसरा ग्रुप बनाएंगी। तो ईच काइंड ऑफ एटम्स, अगर हम एटम की बात करें, हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। हर एटम का एक खुद का कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है या एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है। तो जब हर एटम का एक खुद का एटॉमिक स्पेक्ट्रम है तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से, दिस मेक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी एन यूजफुल टूल फॉर केमिकल एनालिसिस ऑफ एन अननोन सब्सटेंस। तो यहाँ पे कोई आपको सब्सटेंस मिला, सब्सटेंस में मान लो बहुत ढेर सारे कोई यहाँ पे आपके पास मान लो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर के ये सब्सटेंस बना हुआ है। ठीक है, तो आप में से आपको कुछ इसमें से पता है कुछ नहीं पता है, तो कैसे पता करोगे, सिंपल, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर लो। मान लो आपके पास ये मॉलिक्यूल ए है, तो इस ए मॉलिक्यूल के बारे में अगर हमें नहीं पता है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जब करेंगे तो इस ए मॉलिक्यूल का हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम पता है कि कैसा होगा। तो जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम देखेंगे पूरे सैंपल का तो हम उसमें से बता देंगे कि जो आपके पास
ए होगा उसके करस्पॉन्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रम जैसे हमें दिखेगा तो हम बता देंगे कि इसमें ए प्रेजेंट है ना। तो ये बेसिक आइडिया होता है आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम बताते हैं क्या कि कौन सा सब्सटेंस अब बेसिकली स्ट्रक्चर बताते हैं, जो आपके पास मैटर होगा उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी ग्रुप्ड इन वन आर मोर सीरीज। तो जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन है वो बेसिकली कई ग्रुप में या सीरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। जब सीरीज या ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं रिट्ज रिडबर्ग फार्मूला। ये क्या होता है, न्यू बार यानी वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ RH 1/1² माइनस 1/n², जहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2 3 4। ये बेसिकली है क्या, तो अगर हम इसको एटॉमिक एनर्जी लेवल ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो आपके पास क्या है, यहाँ से सपोज एनर्जी आया, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है, इनिशियली सब एटम यहीं पे रहेंगे, जैसे ही यहाँ से एनर्जी आया एटम को मिलेगा, एटम ऊपर जाएगा। ठीक है, एटम को जैसे ही मिला ऊपर गया, यहाँ से मिला मिला ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटम एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है, तो इसको बोल देंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर ऊपर से नीचे एटम आ रहा है तब एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल में अगर एटम आ रहा है तो रेडिएशन जो एमिट करेगा उस रेडिएशन के द्वारा जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो मान लेते हैं ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ना, एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो एटम कहाँ से कहाँ जा सकता है, ये हो गया n बराबर 1 एनर्जी लेवल, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। तो 1 से 2, 1 से 2 जा सकता है, या 1 से 3 जा सकता है, या 1 से 4 जा सकता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइंस मिलेगी आपको यहाँ पे, ये जो वेवलेंथ गई है यहाँ पे आपको ये वाली लाइन नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको ये वाली लाइन डार्क लाइन मिलेगी, यहाँ पे ये वाली लाइन डार्क लाइन मिलेगी। ठीक है, तो ये जो डार्क लाइन मिली है इसको हम बेसिकली एक सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस सीरीज को हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या होगा, आपका n1 होगा 1 n1 होगा 1, मतलब यहाँ पे 1 रहेगा, और n हमेशा 2 3 4, मतलब ट्रांजिशन आपका स्टार्ट होगा 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसी को अगर हम एमिशन के टर्म में अगर समझें तो एमिशन में क्या होगा, एमिशन में आपके पास 2 से 1 में आ सकता, मतलब ये ऊपर चला गया एटम सारा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तो जैसे ऊपर गया तो 2 से 1 में ट्रांजिशन हो सकता है, 3 से 1 में ट्रांजिशन हो सकता है, 4 से 1 में ट्रांजिशन हो सकता है ना। तो ये जो ट्रांजिशन होगा तो ये ऐसे सिंगल ट्रांजिशन नहीं, यहाँ एक फोटॉन निकलेगा, यहाँ एक फोटॉन निकलेगा और यहाँ एक फोटॉन निकलेगा। ठीक है, तो इस फोटॉन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक लाइन मिलेगी, यहाँ पे एक लाइन मिलेगी, यहाँ पे एक ब्राइट लाइन मिलेगी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन मिलती है, और एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब एक्साइटेड से अगर ग्राउंड में आ रहा है तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगी, वहाँ पे हमें ब्राइट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो अगर इस तरीके का ट्रांजिशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। ये होगा 1 माइनस 1/n², जहाँ पे n क्या है 2 3 4 6, अगर यहाँ पे 2 है 1/2², ये हो जाएगा -1/n², और n स्टार्ट होगा 3 4 5। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या समझ सकते हैं कि ये मान लो ये आपके पास एनर्जी लेवल है, ठीक है, इस तरीके से एनर्जी लेवल है, तो ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, केवल n बराबर 2 लेवल में सारे ट्रांजिशन हो रहे हैं। तो ये जो सीरीज होगी इसको हम लोग बोल देंगे बामर सीरीज। लाइमन सीरीज आपकी लाई करती है अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बामर सीरीज आपकी लाई करती है विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और आर इन दोनों में कांस्टेंट है। फिर इसके बाद लाइमन बामर सीरीज हो गई। फिर आपके पास है पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा और n स्टार्ट होगा 4 5 6 से। फिर आपके पास है ब्रैकेट सीरीज, तो यहाँ 4 होगा और यहाँ पे n होगा 5 6 7 से, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 6 7 8 से स्टार्ट होगा, इसको बोलेंगे फुंड सीरीज। ठीक है,
ओके, फुंड सीरीज हो गया। सो पास्चन ब्रैकेट फुंड, ये जो सीरीज है सभी कहाँ पे लाई करेंगे, इंफ्रारेड रीजन में। हाँ, तो ये जो आर एच है इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसकी मदद से हम इस फार्मूले की मदद से क्या निकाल सकते हैं, इस फार्मूले की मदद से बेसिकली हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको बनाएं, चलते हैं ब्लैंक स्लाइड के पास। ब्लैंक स्लाइड ये है, ठीक है। तो सपोज आपके पास ये एनर्जी लेवल है, फास्ट थोड़ा करते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। ठीक है, तो ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 एनर्जी लेवल, n बराबर 4, 5, 6, 7। तो मान लो आपके सारे एटम एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं। तो एटम जैसे ही यहाँ से एनर्जी आई, सब यहाँ पे थे पहले, अब हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो अगर यहाँ से ट्रांजिशन इसमें हो रहा है एक्साइटेड से ग्राउंड में, तो ये कौन सी सीरीज होगी, ये हो जाएगी लाइमन सीरीज। ठीक है, और अगर यहाँ से n बराबर 2 में हो रहा है, तो ये कौन सी सीरीज होगी, ये हो जाएगी बामर सीरीज। ठीक है, और अगर आपका सारा ट्रांजिशन n बराबर 3 में हो, यहाँ पे है ना, सारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन या एटम n बराबर 3 में आके लाई करें, तो इसको हम बोलेंगे पास्चन सीरीज। और सारे ट्रांजिशन अगर n बराबर 4 में आके लाई करेंगे, इसको हम बोलेंगे लाइमन बामर पास्चन, इसको बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, और अगर सारे ट्रांजिशन n बराबर 5 में लाई करें, n बराबर 5 में लाई करें, तो इसको हम बोल देंगे, ये पास्चन ब्रैकेट, ये फुंड सीरीज हो गया। तो ये बेसिकली आपका हाइड्रोजन एटम का ये सीरीज होता है, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड। ठीक है, और उसके लिए हमने फार्मूला देख लिया।